Welcome to Bind EduTech. Myself Vijay Yadav, and in today's class we are going to discuss a chapter of the book Vistas, chapter number 3. The chapter's name is Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. First of all, let us have a discussion about the title of the chapter. The title is Journey to the End of the Earth. जर्नी वर्ड का मतलब है यात्रा, और एंड ऑफ द अर्थ ये जो टर्म है इसका डुअल मीनिंग्स है। दो मतलब निकल सकता है इस फ्रेज का, एंड ऑफ द अर्थ। पहला मतलब है एंड ऑफ द अर्थ यूज़ किया गया है एंटार्क्टिका के लिए। एंटार्क्टिका जो कि हमारे वर्ल्ड मैप में 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट है। एंटार्क्टिका 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका है, और एंटार्क्टिका को बोला जा रहा है एंड ऑफ द अर्थ। एंटार्क्टिका को एंड ऑफ द अर्थ इसलिए बोला जा रहा क्योंकि जब आप मैप में देखिएगा या आप ग्लोब में देखिएगा तो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट जो है वो हमारे ग्लोब में सबसे बॉटम में आता है। सबसे नीचे आपको एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट दिखेगा। तो क्योंकि वो बॉटम में है, सबसे नीचे है हमारे ग्लोब में, इसलिए उसको एंड ऑफ द अर्थ बोला गया। दूसरा रीज़न है एंड ऑफ द अर्थ बोलने के पीछे, एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो हमारे प्लैनेट के अंत का कारण बन सकता है। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट हमारे इस प्लैनेट अर्थ के अंत का कारण बन सकता है। कैसे बन सकता है ये हम लोग अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे। टाइटल में एंड ऑफ द अर्थ ये टर्म एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए क्योंकि एक तो एंटार्क्टिका हमारे ग्लोब में सबसे बॉटम में है, और दूसरा कि एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट ही हमारे प्लैनेट के अंत का कारण बन सकता है। तो चैप्टर का नाम दिया गया जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसका मतलब हुआ जर्नी टू एंटार्क्टिका। इसके जो राइटर हैं तिशानी दोशी, तिशानी दोशी ने एंटार्क्टिका का जर्नी किया था, और जर्नी करने के बाद वो एंटार्क्टिका के जर्नी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखती हैं जिसको हम लोग ट्रैवलॉग भी बोल सकते हैं। ट्रैवलॉग ये वर्ड का मतलब होता है हिंदी में यात्रा वृतांत। आप कहीं यात्रा पर गए और यात्रा पूरी करने के बाद आप उस यात्रा के बारे में अगर कोई भी स्टोरी लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं, अपने उस यात्रा को किसी भी तरीके से अगर आप राइटिंग्स में करते हैं तो उस राइटिंग को बोला जाएगा यात्रा वृतांत, ट्रैवलॉग। दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो अ ट्रैवलॉग। ये चैप्टर भी एक यात्रा वृतांत है, और इसमें यात्रा की गई है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट की, और यात्रा करने वाली थी हमारी लेखिका तिशानी दोशी। सबसे पहले तिशानी दोशी के बारे में जानते हैं, ऑथर के बारे में जानते हैं कुछ। तिशानी दोशी बॉर्न ऑन 9th December 1975। 9th December 1975 जन्म हुआ तिशानी दोशी का। इज़ एन इंडियन पोएट, जर्नलिस्ट एंड डांसर बेस्ड इन चेन्नई। तिशानी दोशी को इंडियन पोएट के रूप में जाना जाता है। तिशानी दोशी को
एक जर्नलिस्ट के रूप में जाना जाता है, एक पत्रकार के रूप में, और तिशानी दोषी को एक डांसर के रूप में भी जाना जाता है, और वो बिलोंग करती हैं चेन्नई से। इन 2006 शी वॉन द फॉरवर्ड प्राइज फॉर हर डेब्यू पोएट्री बुक। 2006 में तिशानी दोषी को उनके डेब्यू पोएट्री बुक के लिए, डेब्यू मतलब फर्स्ट, जो उन्होंने फर्स्ट पोएट्री का बुक लिखा, उस बुक का नाम था कंट्रीज ऑफ द बॉडी। कंट्रीज ऑफ द बॉडी ये तिशानी दोषी का डेब्यू पोएट्री बुक है, फर्स्ट पोएट्री बुक है। और इस फर्स्ट पोएट्री बुक के लिए तिशानी दोषी को फॉरवर्ड प्राइज दिया गया 2006 में। हर पोएट्री बुक, उनका एक और पोएट्री बुक जिसका नाम है अ गॉड एट द डोर, ये उनके एक और पोएट्री बुक का नाम है अ गॉड एट द डोर। इस पोएट्री बुक को शॉर्टलिस्ट किया गया है 2021 में फॉरवर्ड प्राइज देने के लिए अंडर बेस्ट पोएट्री कलेक्शन कैटेगरी। जो पोएट्री कलेक्शन का कैटेगरी है उसमें इनके दूसरे बुक को भी सेलेक्ट किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। अभी प्राइज़ मिला नहीं है इनको इस बुक के लिए, पर शॉर्टलिस्ट में इनका ये बुक फिर से एक बार फॉरवर्ड प्राइज़ के लिए चुना गया है। 2006 में इनको ये प्राइज़ मिल चुका है अपने फर्स्ट पोएट्री बुक के लिए, और फर्स्ट पोएट्री बुक का नाम था कंट्रीज ऑफ द बॉडी। और फिर से 2021 में उनका एक पोएट्री बुक जिनका नाम है अ गॉड एट द डोर, इस पोएट्री बुक को फिर से नॉमिनेट किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉरवर्ड प्राइज़ के लिए फॉर 2021। तिशानी दोषी के बारे में इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नई डिटेल में जाना है ऑथर के बारे में। ये याद रखना है कि ये चेन्नई से बिलोंग करती हैं, इंडियन पोएट हैं। पोएट के अलावा ये जर्नलिस्ट का काम करती हैं, और पोएट और जर्नलिस्ट के अलावा इनको डांसर के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, और ये चेन्नई से बिलोंग करती हैं। उनके डेब्यू बुक का, पोएट्री बुक का नाम याद रखिएगा कि उनका फर्स्ट पोएट्री बुक कौन सा था और उसको कौन सा अवार्ड किस ईयर में मिला है। उनका डेब्यू पोएट्री बुक जिनका नाम कंट्रीज ऑफ द बॉडी है, इसको 2006 में फॉरवर्ड प्राइज़ दिया गया, और अभी 2021 में इनका एक और पोएट्री बुक इसी प्राइज़ के लिए सेलेक्ट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। और जो अभी 2021 में सेलेक्ट किया गया है जिस बुक को, उस बुक का नाम है अ गॉड एट द डोर। इतना तिशानी दोषी के बारे में काफ़ी है। अब ये चैप्टर, जैसा मैंने बताया कि ये चैप्टर एक ट्रेवलॉग कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि तिशानी दोषी ने जर्नी किया एंटार्क्टिका का, और जर्नी करने के बाद तिशानी दोषी अपने जर्नी के पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं एक पैराग्राफ में, एक चैप्टर में। तो उसको हम लोग ट्रेवलॉग बोल सकते हैं, और चैप्टर का नाम देती है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मतलब जर्नी टू एंटार्क्टिका। बिफोर यू रीड, इस बुक में इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, उसमें कुछ बताया गया है कि पढ़ने से पहले आपको ये जानना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है बिफोर यू रीड में। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो। बिफोर यू रीड में एक सेंटेंस ये लिखा गया है कि अगर आप अपने प्लैनेट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, देन देयर इज़ ओनली वन प्लेस, वन बेस्ट प्लेस टू गो, एंड दैट प्लेस इज़ एंटार्क्टिका। अगर आप अपने प्लैनेट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर
तीनों एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में, पूरे प्लैनेट में एक ही जगह है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमारे प्लैनेट का पास्ट कैसा था, हमारे प्लैनेट का प्रेजेंट क्या है और हमारे प्लैनेट का फ्यूचर क्या होने वाला है। ये तीनों की जानकारी एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पे मिलती है। और यहाँ लिखा गया बॉर्न वॉयज। बॉर्न वॉयज, वॉयज वर्ड जो है वो समुद्र के जर्नी को बोला जाता है, वॉयज। अगर आप समुद्र में किसी शिप पे जर्नी करते हैं किसी जगह का, उसको वॉयज बोला जाता है। और बॉर्न वॉयज का मतलब है हैप्पी जर्नी। बॉर्न वॉयज, हैप्पी जर्नी। इस चैप्टर के थ्रू जो लोग भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे वो सब लोग एक तरह से एंटार्क्टिका का जर्नी करेंगे थ्रू द वर्ड्स ऑफ तिशानी दोषी। और इसीलिए तिशानी दोषी ने चैप्टर शुरू करने से पहले उनको हैप्पी जर्नी विश किया है, बॉर्न वॉयज। चैप्टर के टेक्स्ट पे आते हैं। चैप्टर हमारा शुरू हुआ है यहाँ से, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ aboard a Russian research vessel, the Academic Sokolsky. Early this year मतलब जिस वर्ष में भी उन्होंने ये ट्रैवलिंग किया था, ये जर्नी किया था, उस साल का शुरुआत था। उस समय जनवरी का महीना रहा होगा, शायद फरवरी का महीना रहा हो। जनवरी फरवरी के महीने में उन्होंने ये जर्नी किया था, इसलिए वो लिखती हैं अर्ली दिस ईयर। I found myself aboard a Russian research vessel. Russian research और vessel का मतलब है शिप, पानी जहाज। वेसल वर्ड जो यहाँ यूज़ किया है उसका मतलब है शिप। रशियन रिसर्च शिप, जिसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, द एकेडमिक सोकोल्स्की। ये नाम है उस रशियन रिसर्च शिप का जिस रशियन रिसर्च शिप पे सवार होके तिशानी दोषी एंटार्क्टिका का जर्नी करती हैं। वो बोलती हैं कि साल के शुरुआत के का समय था, अर्ली दिस ईयर, साल के शुरुआत का समय था, और वो एक रशियन रिसर्च शिप जिसका नाम था द एकेडमिक सोकोल्स्की, उस पे सवार होकर के वो एंटार्क्टिका के जर्नी पे जाती हैं। My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras. इनका जर्नी का शुरुआत हुआ था मैड्रास से, जो अब हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो चेन्नई से, मैड्रास से इनका जर्नी शुरू हुआ था। और चेन्नई का, मैड्रास का यहाँ पर एक लोकेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। उसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बांटा जाता है और इक्वेटर से उसका डिस्टेंस दिखाया जाता है। तो मैड्रास का इक्वेटर से क्या डिस्टेंस है वो याद रखना है, 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ साइड में 13.09 डिग्री पर ये जगह है मैड्रास, चेन्नई, और इसी जगह से इनका ये जर्नी शुरू होता है। एंड इन्वॉल्व्ड crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. और जब ये मैड्रास से अपना जर्नी शुरू करती हैं, एंटार्क्टिका तक पहुंचने में इनको बहुत सारी चीज़ें क्रॉस करके जानी पड़ती हैं। आप किसी जगह से जर्नी शुरू करते हैं, जो आपका डेस्टिनेशन जगह होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे जगहों को पार करके जाना पड़ता है। तो मैड्रास से जब ये शुरू की चेन्नई से, तो उसका लोकेशन बताई है 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये लोकेशन याद रखना है मैड्रास का। और उनका मैड्रास से एंटार्क्टिका तक का जर्नी में क्या क्या क्रॉस करके उनको जाना पड़ा वो उन्होंने यहाँ डिस्क्राइब किया है। क्या क्या क्रॉस करके जाना पड़ा उसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ
9633 9633 9 टाइम जोन्स 9 टाइम जोन्स 6 चेक पॉइंट्स 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड 3 इकोस्फीयर्स। ये 4 चीज़ों को पार करके वो एंटार्क्टिका पहुंची थी। अब टाइम जोन क्या होता है, चेक पॉइंट्स किसे कहते हैं, बॉडीज ऑफ वाटर क्या होता है, इकोस्फीयर क्या होता है, ये बहुत शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं तो इनका हम लोगों से ज़्यादा लेना देना नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन सा टाइम जोन पार करके गई, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कितना टाइम जोन पार करके गई, हाउ मेनी टाइम जोन्स। तो आप बताएंगे 6 टाइम जोन्स, सॉरी 9 टाइम जोन्स। कितना चेक पॉइंट्स पार करके गई, 6 चेक पॉइंट्स। कितना बॉडीज ऑफ वाटर पार करना पड़ा, 3 बॉडीज ऑफ वाटर। कितना इकोस्फीयर पार करना पड़ा, 3 इकोस्फीयर्स। 9633, इससे आप इसको याद रख सकते हैं आसानी से। टाइम जोन से शुरू करेंगे, टाइम जोन 9 टाइम जोन्स, चेक पॉइंट्स 6 चेक पॉइंट्स, बॉडीज ऑफ वाटर 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड इकोस्फीयर्स 3 इकोस्फीयर्स। टाइम जोन को शॉर्ट में ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि पूरी दुनिया को अलग अलग टाइम जोन्स में बांटा गया है और एक टाइम जोन में जितने भी जगह पड़ते हैं उन सारे जगहों पर एक ही टाइम, एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो किया जाता है ताकि किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो रेलवे और बसेस के टाइमिंग में और प्लेन्स के टाइमिंग में, ये टाइमिंग मिसमैच ना करे। इसीलिए पूरे वर्ल्ड को अलग अलग टाइम जोन में बांट दिया गया है। तो उस तरह से एक एक टाइम जोन पार करके जाना, 9 टाइम जोन्स पार करके ये गई थी। फिर चेक पॉइंट्स जो हैं वो बॉर्डर्स को बोले गए हैं, बॉर्डर्स पे चेकिंग होता है इसीलिए उनको चेक पॉइंट्स बोले गए हैं। तो 6 चेक पॉइंट्स पार करके गई थी, 6 बॉर्डर्स पार करके गई थी। बॉडीज ऑफ वाटर ये यूज़ किया गया है समुद्र के लिए, सीज के लिए, ओशियंस के लिए। तो 3 सीज या 3 ओशियंस पार करके ये गई थी, इसलिए लिखा है 3 बॉडीज ऑफ वाटर। और लास्ट में इकोस्फीयर वर्ड यूज किया गया है, 3 इकोस्फीयर। यहां लिखा है एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर और लास्ट में आया था 3 बॉडीज ऑफ वाटर, इसलिए 3 इकोस्फीयर्स भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। 3 इकोस्फीयर्स का मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के सतह के ऊपर चले जाते हैं, एल्टीट्यूड ऊपर चले जाते हैं, तो वैसे वैसे इकोस्फीयर्स चेंज हो जाते हैं। ये भी ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है और स्कूल लेवल पे भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि समताप मंडल होता है, ताप मंडल होता है। इंग्लिश में उनको स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है, ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है, एटमॉस्फेयर बोला जाता है। तो इस तरह से जितना आप हाइट पे चलते जाइएगा वैसे वैसे आप इकोस्फीयर्स पार करते जाते हैं। तो ये 3 इकोस्फीयर पार करके एंटार्क्टिका पहुंची थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तिशानी दोशी ने कौन से शिप से ट्रैवल किया था एंटार्क्टिका तक, शिप का नाम बताएं। तो शिप का नाम यहाँ है द एकेडमिक सोकैल्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये शिप किस देश का है और कैसा शिप है, किस कैटेगरी का शिप है। तो उसके लिए भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ये रशियन शिप है, मतलब रशिया का शिप है और कैटेगरी में ये रिसर्च शिप है। ये शिप स्पेशली डिज़ाइन किया गया है रिसर्च के लिए। तो रशियन रिसर्च शिप से ये गई थी और उस शिप का नाम था एकेडमिक सोकैल्स्की। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका जर्नी शुरू कहाँ से हुआ था। इनका जर्नी शुरू हुआ था मद्रास से, मतलब चेन्नई जिसको आज हम लोग बोलते हैं। और फिर मद्रास का लोकेशन भी पूछा जा सकता है इन कॉन्टेक्स्ट टू द इक्वेटर, कि इक्वेटर से रिलेट करके
मद्रास का लोकेशन क्या है, तो उसके लिए आपको वो टर्म भी याद रखना होगा। 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यहाँ पे मद्रास सिचुएटेड है, यहाँ से इनका जर्नी शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मद्रास से अंटार्कटिका पहुंचने में तिशानी दोषी को क्या क्या क्रॉस करके जाना पड़ा, कौन कौन सी चीज़ें पार करके तिशानी दोषी को अंटार्कटिका पहुंचना पड़ा। तो उसके लिए 9633 का फॉर्मूला है, 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड 3 इकोस्फीयर्स। इतना चीज़ों को पार करके वो अंटार्कटिका पहुंचती है। अब वो अंटार्कटिका यहाँ पहुंच चुकी है। बाय द टाइम I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. तिशानी दोषी लिखती हैं आगे कि मद्रास से अंटार्कटिका जाने में उनको 100 आवर्स लगे, 100 घंटों से भी ज़्यादा का समय लगा मद्रास से अंटार्कटिका जाने में। और इन 100 घंटे से ज़्यादा के यात्रा में उन्होंने क्या क्या मोड यूज़ किया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या था। तो कार से पहले वो ट्रैवल करती हैं, उसके बाद एरोप्लेन से ट्रैवल करती हैं, उसके बाद शिप से ट्रैवल करती हैं, तब जाके वो पहुंचती हैं अंटार्कटिका। कार से एरोप्लेन तक गई, एरोप्लेन से शिप तक गई और फिर शिप पे, ये जो एकेडमिक सोकाल्स्की नाम का शिप था, रशियन रिसर्च वेसल, उस पे सवार होकर के वो अंटार्कटिका पहुंची। उनके इस जर्नी में ओवर 100 आवर्स लगे, 100 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा। कार यूज़ किया, एरोप्लेन यूज़ किया और रशियन शिप यूज़ किया। तिशानी दोषी लिखती हैं कि 100 घंटे की यात्रा के बाद जब मैं अंटार्कटिका पर पहुंची, जब उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप अंटार्कटिका पर रखा, तो उनका फीलिंग्स कैसा था, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, या उनका इमोशंस कैसा था। ये तीनों वर्ड्स यूज़ कर सकता है कि 100 घंटे की यात्रा के बाद जब वो अंटार्कटिका पे पहुंची तो उनका एक्सपीरियंस क्या था, उनका फीलिंग्स क्या था, या उनके इमोशंस क्या थे। तो यहाँ लिखा गया है, सो माई फर्स्ट इमोशन, उनका फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वाज रिलीफ। फर्स्ट इमोशन क्या था? रिलीफ का। वन वर्ड आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि अंटार्कटिका की यात्रा पर, अंटार्कटिका पहुंचने के बाद तिशानी दोषी का फर्स्ट इमोशन क्या था, वन वर्ड आंसर आप देंगे, रिलीफ। अगर कोई भी व्यक्ति 100 या उससे ज़्यादा घंटे की यात्रा करता है और जब वो अपनी यात्रा पूरी करेगा 100 घंटे की यात्रा, तो नेचुरल है कि उसको जो अपना फर्स्ट इमोशन होगा वो रिलीफ का ही होगा, आराम का होगा कि चलो अब यात्रा, हमारा डेस्टिनेशन तक हम पहुंच गए। तो अगर आपसे फर्स्ट इमोशन पूछा जाएगा तो आप वन वर्ड में आंसर दीजिएगा, रिलीफ वॉज हर फर्स्ट इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा कि रिलीफ उसको क्या क्या देख करके मिला वहाँ, ऐसा वो क्या क्या देखी अंटार्कटिका पर पहुँचने के बाद जिससे उसको आराम मिला। 2 चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। फर्स्ट है एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप। एक्सपेंसिव मतलब दूर दूर तक फैला हुआ, वाइट मतलब सफ़ेद, और लैंडस्केप वर्ड का मतलब है प्राकृतिक दृश्य, नेचुरल सीनरी। दूर दूर तक फैला हुआ सफ़ेद प्राकृतिक दृश्य उसको दिखाई पड़ा अंटार्कटिका पर। दूसरा, अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन। अनइंटरप्टेड मतलब साइलेंट, जिसको कोई इंटरप्ट ना कर रहा हो। ब्लू मतलब नीला और हॉरिजन मतलब है स्काई। तो साइलेंट ब्लू स्काई, ये 2 चीज़ें वो देखी। एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, दूर दूर तक फैला हुआ सफ़ेद प्राकृतिक दृश्य, और
ऊपर आसमान जो था वो ब्लू स्काई था और अनइंटरप्टेड था, मतलब कोई इंटरप्शन नहीं था, ना कोई आसमान में ना कोई पक्षी उड़ रहे थे, ना किसी तरह का कोई प्लेन उड़ रहा था, तो कोई इंटरप्शन नहीं था उस जगह पे। अनइंटरप्टेड ब्लू स्काई ये देखी और एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप देखी। इन दोनों को देख करके उसका फर्स्ट इमोशन था रिलीफ का। फर्स्ट इमोशन वॉज रिलीफ ऑन सीइंग, ऑन फेसिंग Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon। उसका पहला एक्सप्रेशन जो था वो रिलीफ का था। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। लेकिन ये जो रिलीफ वाला उसका इमोशन था वो ज़्यादा देर तक नहीं था। तुरंत रिलीफ महसूस होने के बाद तुरंत उसको एक इमीडिएट मतलब तुरंत और प्रोफाउंड वंडर, वंडर वर्ड जो यूज़ किया है तिशारी दोषी ने, उसका मतलब होता है आश्चर्य, वंडर। और प्रोफाउंड वर्ड जो यूज़ किया है उसका मतलब है गहरा, डीप, गहरा आश्चर्य। फर्स्ट इमोशन रिलीफ का था, लेकिन रिलीफ महसूस होने के बाद इमीडिएटली तुरंत उनको गहरा आश्चर्य हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि गहरा आश्चर्य किस किस चीज को देख करके हुआ, तो उसके लिए भी आंसर दिया हुआ है। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन। उसको आश्चर्य हुआ उस जगह के मतलब एंटार्क्टिका के इमेंसिटी को देख करके। इमेंसिटी का मतलब होता है बिगनेस, ह्यूजनेस। इतना बड़ा था वो जगह, जहां तक नजर जा रहा था वहां तक सिर्फ और सिर्फ सफेद प्राकृतिक दृश्य था। उस जगह के इमेंसिटी को देख करके, मतलब विशालता को देख करके, ह्यूजनेस को देख करके, और उस जगह के आइसोलेशन को देख करके। आइसोलेशन का मतलब होता है एक ऐसा जगह जो बाकी जगहों से बिल्कुल अलग हो और बिल्कुल डिफरेंट हो। एंटार्क्टिका क्योंकि वो हमारे ग्लोब में सबसे बॉटम में है, तो बाकी सारे कॉन्टिनेंट से वो बिल्कुल दूर है, बिल्कुल अलग है, और वो बिल्कुल डिफरेंट भी है। क्योंकि 7 कॉन्टिनेंट्स में से, 7 कॉन्टिनेंट्स में से एंटार्क्टिका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पर कभी भी इंसान बस नहीं पाए हैं। ह्यूमंस जो हैं वो उस कॉन्टिनेंट पे कभी भी बस नहीं पाए हैं, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पे। तो इसलिए वो जगह आइसोलेटेड जगह है, मतलब बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है और बिल्कुल डिफरेंट है। उसको तिशानी दोषी को पहले तो रिलीफ महसूस हुआ। फर्स्ट इमोशन रिलीफ का था। रिलीफ 2 चीज़ों को देख करके महसूस हुआ, एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप और दूसरा अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, दूर दूर तक सफ़ेद प्राकृतिक दृश्य, और दूसरा अनइंटरप्टेड नीला आसमान। ये दोनों चीज़ों को देखी तो उसको रिलीफ महसूस हुआ, जो फर्स्ट इमोशन था। लेकिन वो इमोशन के तुरंत बाद उसको गहरा आश्चर्य हुआ। अब आश्चर्य के उसके रीजंस थे। पहला रीजन था उस जगह के इमेंसिटी को देख करके आश्चर्य हुआ, मतलब उस जगह के विशालता को देख करके आश्चर्य हुआ। दूसरा, उस जगह के आइसोलेशन को देख करके आश्चर्य हुआ कि कैसे वो जगह बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है और बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत दूर है बाकी दुनिया से और बिल्कुल डिफरेंट है। आइसोलेशन और इमेंसिटी को देख करके आश्चर्य, गहरा आश्चर्य हुआ उसको। मगर आश्चर्य का मुख्य कारण कुछ और था। मुख्य कारण अभी कुछ और था। आश्चर्य उसको किसी और बात को सोच करके हो रहा था, वो मुख्य कारण यहां दिया है। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। उसको ये सोच करके सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि वो कैसा समय रहा होगा
जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंडमास के हिस्से हुआ करते थे। एक ही भूखंड में इंडिया और एंटार्क्टिका दोनों पाए जाते थे। वो कैसा समय होगा जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक जैसे थे, जहां पर एक जैसे पशु पक्षी थे, जहां पर एक जैसा वातावरण था, जहां पर एक जैसा क्लाइमेट था, एक जैसे पेड़ पौधे थे। वो कैसा समय रहा होगा जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंडमास के हिस्से हुआ करते थे, सेम लैंडमास में हुआ करते थे। ये सोच करके तिशानी दोषी को सबसे गहरा आश्चर्य हुआ। तो उसके आश्चर्य का 2-3 कारण है। पहला कारण उस जगह की विशालता, दूसरा कारण उस जगह का आइसोलेशन। लेकिन आश्चर्य का मुख्य कारण कुछ और था, और मुख्य कारण है जब वो ये सोची कि वो कैसा समय रहा होगा जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंडमास में थे। ये सोच करके सबसे गहरा आश्चर्य तिशानी दोषी को हुआ। तो तिशानी दोषी अपना जर्नी शुरू करती है, मद्रास से शुरू करती है, शिप से जाती है, रशियन शिप है। उसका जर्नी मद्रास से शुरू होता है। मद्रास का लोकेशन बताया गया है कि इक्वेटर से वो कितनी दूरी पर है, कितने डिग्री पर है, और उसके बाद क्या क्या क्रॉस करके उसको जाना पड़ा एंटार्क्टिका। उसके लिए 9633 का फॉर्मूला बताए। उसके बाद जब वो एंटार्क्टिका पे पहुंची तो पहला इमोशन, फर्स्ट इमोशन क्या था? रिलीफ का। क्या देख करके रिलीफ महसूस हुआ? एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, दूर दूर तक फैला सफ़ेद प्राकृतिक दृश्य, और दूसरा अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, शांत नीला आसमान। ये दोनों चीज़ों को देख करके रिलीफ महसूस हुआ। कितने घंटे की यात्रा पूरी की? 100 घंटे से भी ज़्यादा की यात्रा। क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया? कार यूज़ किया, एरोप्लेन यूज़ किया, फिर शिप यूज़ किया 100 घंटे में, और तब वो पहुंची थी एंटार्क्टिका। उसका रिलीफ वाला इमोशन के बाद तुरंत उसको एक गहरा आश्चर्य हुआ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गहरा आश्चर्य उसको 2-3 चीज़ों के वजह से हुआ। फर्स्ट, विशालता देख करके, दूसरा आइसोलेशन देख करके, लेकिन मुख्य रूप से उसको आश्चर्य इस बात का हुआ कि वो कैसा समय रहा होगा जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंडमास के हिस्से हुआ करते थे। इसका मतलब है कि एक ऐसा टाइम होगा जब इंडिया और एंटार्क्टिका में एक जैसे प्रजाति के पशु पक्षी, एक जैसे प्रजाति के जानवर, पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी एक ही प्रजाति के पाए जाते थे। एक जैसा क्लाइमेट था। और आज देखो इंडिया और एंटार्क्टिका कितना डिफरेंट है एक दूसरे से। इंडिया इज़ अमंग द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन गया है, जबकि दूसरी तरफ एंटार्क्टिका हैज़ नेवर सस्टेन्ड एनी ह्यूमन पॉपुलेशन। एंटार्क्टिका पर आज तक मनुष्य कभी बस ही नहीं पाया, जबकि एक समय ये दोनों एक जैसे थे, एक लैंडमास में हुआ करते थे। अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक ही लैंडमास में ये कैसे थे। थैंक यू।